हेलो डियर स्टूडेंट्स, एसएसटी में हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 1 हम कर रहे हैं, जो है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। इससे पहले हमारा इस चैप्टर के बारे में एक लेसन हमारा हो चुका है। आज हम इसको ख़त्म करेंगे। तो इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या होता है, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत होते हैं, है ना। तो थोड़ा सा मैं फिर से अगर रिपीट करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसमें क्या बताया होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि एक बड़ा सा बुक होता है, बड़ा सा मोटा सा बुक होता है, जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताया जाता है, यानी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। उसी रूल्स एंड रेगुलेशन के ज़रिए एक सोसाइटी को या एक कंट्री को गवर्न किया जाता है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन फॉर्म में होता है, ठीक है। अब कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होते हैं, और ये बात आप याद रखेंगे कि ज़्यादातर कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि वो कंट्री जो है डेमोक्रेटिक हो, ठीक है। डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतंत्र, है ना, जहाँ पे लोगों को गवर्नमेंट चुनने का हक मिलता है, उसको डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं, ठीक है। कंट्री जो है डेमोक्रेटिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और कॉन्स्टिट्यूशन उसका होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप नेपाल का एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, ठीक है। पहले नेपाल में क्या था, राजा का रूल था, मगर कॉन्स्टिट्यूशन था, है ना। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादातर पावर जो है किसको दिया गया था, किंग को, यानी कि राजा को, है ना। फिर जब लोगों ने वहाँ पे आंदोलन किया, मूवमेंट चलाया, जब वहाँ पे डेमोक्रेटिक नेपाल जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना, तो फिर से कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करने की ज़रूरत है, लिखने की ज़रूरत है, फिर से बनाया। और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में पावर जो है ज़्यादातर लोगों को मिलता है, ठीक है। अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्यों ज़रूरी है, एक तो इट ले आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री। एक ऐसा आइडियल जो कंडीशन फॉर्म करते हैं जिसमें ऐसे कंडीशन में लोग जो है रहना चाहते हैं। सबका एक विश होता है, एक डिज़ायर होता है कि मैं ऐसे कंट्री में रहना चाहती हूँ जहाँ पे ये हो वो हो, लोगों को ऐसा हक मिले, है ना। तो यही जो डिज़ायर जो है, यही एस्पायरेशन जो है, कौन पूरा करता है, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा करते हैं। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी है ना। फिर कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द नेचर ऑफ अ कंट्रीज़ पॉलिटिकल सिस्टम। वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें बताते हैं कि वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कैसा है, वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है या डिक्टेटरशिप है या मोनार्की है, उस कंट्री में कौन सा पावर है। जैसे कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है या वहाँ पे राजा का रूल है, वो हमें किससे पता चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है। जैसे कि हमें नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन से ये पहले पता चला कि वहाँ पे पहले किसका रूल था, मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, यानी कि राजा का रूल था, है ना। तो वो हमें कहाँ से पता चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलेगा। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी है, तो इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होते हैं। फिर नेक्स्ट मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड आज द सेफगार्ड अगेंस्ट द पावरफुल अथॉरिटी। हर जगह पे कहीं भी ऐसा ज़रूर होता है, चाहे क्लास में हो, चाहे सोसाइटी में हो, या चाहे कंट्री में है, कोई पावरफुल होता है और कोई लेस पावरफुल होते हैं, है ना। किसी का जो पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें लेस पावरफुल को मोर पावरफुल से सेफगार्ड करते हैं, यानी कि प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट आ डोमिनेंट ग्रुप डस नॉट यूज़ इट्स पावर अगेंस्ट द लेस पावरफुल ग्रुप। जो डोमिनेंट जो ग्रुप जो है,
ठीक है। जो ज़्यादा पॉपुलेशन में होगा वो जो कम पॉपुलेशन वाले ग्रुप को क्या नहीं करना चाहिए, तंग नहीं करना चाहिए, अपने पावर को यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे कि क्लास में हुआ था, है ना, स्कूल में हुआ था कि लड़के जो है 15 थे, लड़कियां जो है 10 ही थे, तो गेम खेलना चाहते थे, तो मैम ने क्या डिसीजन लिया, उनके मेजोरिटी को देखकर, लड़के ज़्यादा है तो वो ज़्यादा क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो फिर इस तरह से डिसीजन लिया। मगर इस तरह से डिसीजन जो है ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा कंट्री में भी होता है, कोई ज़्यादा पॉपुलर नंबर्स में होता है, कोई कम नंबर्स में होता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें कम नंबर्स वाले को सफ़र नहीं करने देते हैं, ठीक है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी है। फिर हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें जो है हमें ख़ुद से बचाते हैं। जैसे कि हम जल्दबाजी में या होश खोकर या जोश में हम ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, तो वो डिसीजंस क्या होता है, लॉन्ग रन में, लंबे समय की तरफ अगर देखें तो वो डिसीजन जो है वो गलत हो सकता है। तो ऐसे डिसीजंस लेने से हमें बचाते हैं, ऐसे डिसीजंस हमें लेने नहीं देते हैं। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये हमने यहाँ तक हमने कर दिया। तो आज हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो क्या है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स, यानी कि इसके पार्ट्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, मीन्स, ठीक है। फीचर्स, इसके पार्ट्स, या तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या डाला हुआ है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देते हैं। बाय द बिगिनिंग ऑफ द जब 20th सेंचुरी स्टार्ट हुआ था तो क्या किया इंडिया के इंडियंस ने क्या, नेशनल मूवमेंट जो, यानी कि आज़ादी के लिए लड़ाई, किससे लड़ाई, ब्रिटिश रूल से, ठीक है। ब्रिटिश से पहले क्या था, 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले जो है इंडिया किसके अंडर थे, ब्रिटिश रूल के अंडर थे, ठीक है। जैसे जैसे 20th सेंचुरी आया तो इंडियंस ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ उन्होंने लड़ाई की, उसको कहते हैं नेशनल मूवमेंट फॉर स्ट्रगल, नेशनल मूवमेंट या स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के लिए लोगों ने क्या किया, स्ट्रगल किया, यानी कि नेशनल मूवमेंट उन्होंने चलाए। क्योंकि ब्रिटिश के अंडर जो है इंडियंस की कंडीशन जो है वो अच्छे नहीं थे, लोग सफ़र कर रहे थे, ठीक है। इंडिया को लूट रहे थे, इंडिया को कोई हक नहीं था, कुछ राइट्स नहीं मिलते थे, तो लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि ये ब्रिटिश रूल जो है इंडियंस के लिए अच्छे नहीं हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, इस ब्रिटिश रूल को इंडिया से बाहर कर देना चाहिए, इसको ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है। तो आज़ादी के लिए स्ट्रगल जो है वो शुरू हुआ, ठीक है। एंड ब्रिटिश रूल के अंडर क्या होता था, जो भी डिसीजंस होते थे वो थोप दिया जाता था इंडियंस पे, हाँ ये हमने डिसीजन लिया है, आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और इंडिया को उस फॉलो करना पड़ता था इंडियंस को, ठीक है। इंडियंस का कोई उसमें राइट नहीं था, उसमें कोई भी डिसीजन लेने में इंडियंस का रोल नहीं होता था, अगर होता भी होगा तो वो बहुत ही कम, ना के बराबर, ठीक है। द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल अंडर द कॉलोनियल स्टेट कन्विंस इंडियंस दैट फ्री इंडिया शुड बी डेमोक्रेसी in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government। अब लोगों ने क्या ये रियलाइज़ किया, तो हम क्या करेंगे, ब्रिटिश रूल के अंडर से, उनके चुंगल से हम अपने आप को फ्री करेंगे, और इंडिया क्या होना चाहिए, एक डेमोक्रेटिक
डेमोक्रेटिक कंट्री होना चाहिए। डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता है, लोगों के साथ बराबर यानी कि बर्ताव किया जाता है और लोगों को हर एक लोगों को गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। तो इंडियंस ने सोचा हम लड़ाई करेंगे और हम अपने आप को, इंडियंस को हम क्या करेंगे, ब्रिटिश रूल से हम फ्री करेंगे और उसके बाद क्या होगा, हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी होगा और डेमोक्रेसी होगा तो क्या होगा, सबके साथ इक्वल होगा, इक्वालिटी होगा। पहले नहीं होते थे ब्रिटिश रूल के अंडर, ठीक है, इक्वालिटी होंगे और सबको गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, पहले नहीं मिलते थे ब्रिटिश रूल के अंडर, ठीक है। व्हाट रिमेन टू बी डन, अब क्या, अब जो है अब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, ठीक है, आज़ादी के लिए मूवमेंट चलाए, आंदोलन किया, उसमें बहुत सारे लोगों की जान गए, बहुत सारे लोग जेल गए, ठीक है। तो बहुत मुश्किल से, बहुत स्ट्रगल करने के बाद, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद तकरीबन 200 ईयर्स जो है इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर रहे। उसके बाद ब्रिटिश रूल के अंडर रहने के बाद 15 अगस्त 1947 को इंडिया जो है फ्री हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, इंडिपेंडेंस मिल गए लोग इंडिया को, ठीक है। अब क्या हो गए, आज़ाद हो गए, किससे, ब्रिटिश रूल से, ब्रिटिश रूल से इंडिया जो है आज़ाद हो गए, ठीक है। अब जो है, अब क्या करना था, अब और भी बहुत, ये खाली आज़ादी मिलना जो है ये काफ़ी नहीं था, अब पूरे कंट्री को फिर से चलाना था, फिर से एक कंट्री की तरह जहाँ पे हर लोग जो है, हर लोगों के साथ इक्वालिटी हो, जहाँ पे लोगों को गवर्नमेंट के में उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, ऐसा जो है, ऐसा कंट्री जो है एस्टैब्लिश करना था, ठीक है। और फिर क्या हुआ, दिस वॉज डन नॉट ओनली बाय वन पर्सन बट बाय अ ग्रुप ऑफ 300 पीपल हु बिकेम मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1946। अब 1946 में ही ये हो रहा था कि अब हमें आज़ादी मिलेंगे, आज़ादी हमें जल्द ही मिलेंगे, आज़ादी मिलने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हम कैसे चलाएंगे, कैसे एस्टैब्लिश करेंगे एक नया कंट्री जो है। अब पहली बार हम आज़ादी की सांस लेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब फिर से कोई लोग जो है नाराज़ हो जाए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, सबसे पहले जो है क्या बनाना था, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाना था, संविधान जो है वो तैयार करना था। अब ये जो है एक मामूली काम नहीं है, आसान नहीं है। अब जो है उसके लिए बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि उनका जो ऑर्गेनाइजेशन जैसा, एसोसिएशन जैसा होता है, जिसमें कितने लोग थे, 300 लोग थे, 300 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से, अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग कास्ट से ये लोग 300 लोग जो है बिलोंग करते थे, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद बहुत ज़्यादा उन्होंने मीटिंग किया, ठीक है, कितने साल तक, 3 इयर्स तक, 3 साल तक उन लोगों ने डिस्कशन किया कि अब कैसे हम अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को हम कैसे तैयार करेंगे, उसमें क्या क्या हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। 3 साल लगे, ठीक है, 3 साल लगे उसको तैयार करने में। तो कंटिन्यूसली उनका मीटिंग हो रहा था, ठीक है। फाइनली जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है। The members of the Constituent Assembly had a huge task before them. अब जो है बहुत उनके आगे जो है बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी थी, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थे। क्यों था मुश्किल? सबसे पहले तो इंडिया जो है एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज यूज़ करने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट को बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं, है ना। तो इन सबको अगर रिलीजन अलग होगा, लैंग्वेज अलग होगा, तो उनका कल्चर भी अलग होगा, ट्रेडिशन भी अलग होगा, है ना। तो
गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल द पार्टीशन। और दूसरा एक ये भी था, सबसे पहले तो अलग अलग डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा था, अलग अलग लोग थे, अलग अलग लैंग्वेज यूज़ करने वाले थे, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले थे, अलग अलग कास्ट को फॉलो करने वाले लोग थे। और दूसरा क्या था, इंडिया और पाकिस्तान करके डिवीज़न हो गया, पार्टीशन हो गया, है ना। आज़ादी के टाइम पे एक और भी हुआ था, वो था पार्टीशन हुआ था, है ना। पार्टीशन हुआ था, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से जो हिंदूज़ जो है इंडिया में आए हुए थे, और इंडिया से जो मुस्लिम्स जो है ज़्यादातर पाकिस्तान चले गए हुए थे, ठीक है। तो सिचुएशन जो है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव था, ठीक है। और प्रिंसली स्टेट्स था, ऐसे स्टेट्स थे छोटे छोटे बहुत स्टेट्स थे जहाँ पे नवाब या प्रिंस जो है वहाँ पे रूल करते थे, ठीक है। अब इन सबको एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लाना था, ठीक है। बहुत सारे पॉपुलेशन जो है बहुत सारे थे। ऑल ऑफ दीज इश्यूज प्लेड द माइंड ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एज दे ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारा ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना था, तैयार करना था, ठीक है। डाइवर्सिटी मैंने बोला बहुत ही ज़्यादा था। और दूसरा पॉवर्टी गरीबी बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि पूरा ब्रिटिश जो है लूट रहे थे इंडिया को, है ना। तो वो गरीबी को हटाना था, ठीक है। लिस्टेड बिलो अब जो है बहुत ज़्यादा डिस्कशन के बाद मैंने बोला ना कि 3 साल लगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो ये सारे जो पॉइंट्स जो है उन्होंने साथ में रखा भी, दिमाग में रखा भी था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई लोग जो है नाराज़ हो, ठीक है, कोई परेशान हो, कोई सफ़र करे फिर से ये मूवमेंट स्टार्ट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सारे लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि हम एक, हाँ, सच में एक आज़ाद देश में हम रह रहे हैं, सच में हम आज़ाद हो गए हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बना इंडिया का, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन के बाद 3 इयर्स के बाद जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है। तो फिर ये जो कुछ पॉइंट जो है लिखे गए हैं, और वो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स, की फीचर्स, इसके पार्ट्स, ठीक है। उसमें क्या क्या है। नंबर 1 है फेडरलिज्म, ठीक है। नंबर 2 में है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नंबर 3 में है सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। नंबर 4 पे है फंडामेंटल राइट्स, और नंबर 5 पे है सेक्युलरिज्म। अब ये सारे अलग अलग करके हम देखेंगे कि ये क्या है, ठीक है। अब एक जो की फीचर, एक पार्ट है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है फेडरलिज्म, ठीक है। अब फेडरलिज्म क्या होता है। दिस रेफर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल एंड द सेंटर। अब फेडरलिज्म में ये बताते हैं कि जो इंडिया में क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट जो है अलग अलग लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेंटर यानी कि इंडिया का कैपिटल कौन सा है, दिल्ली है ना। इंडिया का कैपिटल दिल्ली है ना। अब दिल्ली में सिर्फ गवर्नमेंट होगा, सिर्फ गवर्नमेंट जो है दिल्ली में होगा, तो ये नहीं चलेगा, है ना। तो ज़्यादातर दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद होगा, प्रूफ होगा। मगर इंडिया में तो बहुत सारे स्टेट है ना, 29 स्टेट है। अब पूरे 29 स्टेट को एक ही जगह से यानी कि दिल्ली से कंट्रोल करना तो मुश्किल है ना। तो उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद जो है उन्होंने गवर्नमेंट को अलग अलग लेवल पे उन्होंने बनाया, ठीक है। अब उन्होंने बोला एक ही लेवल पे गवर्नमेंट जो है वो नहीं होगा, अलग अलग लेवल पे होगा, यानी कि स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट होगा और सेंटर लेवल पे तो गवर्नमेंट होगा ही होगा, है ना। सेंटर तो पूरा होल कंट्री का आता है, जो स्टेट अलग अलग स्टेट में होगा उस लेवल पे भी गवर्नमेंट होगा, ठीक है। और अगर उसकी तरफ फिर अगर दूर तक हम जाते हैं, गांव में क्या होता है, पंचायती राज होता है, वो भी लोकल गवर्नमेंट है ना। वहाँ पे भी लोगों के साथ लोगों को जस्टिस मिलते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया, फेडरलिज्म यानी कि एक से ज़्यादा लेवल का गवर्नमेंट होना, ठीक है। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट अलग से, सेंटर गवर्नमेंट अलग से, जैसे कि गांव में देखो तो पंचायती राज अलग से। तो अलग अलग लेवल के हिसाब से उनको थोड़े थोड़े पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट करके दिया गया है,
हाँ, ये पक्का है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा पावरफुल होता है स्टेट गवर्नमेंट से, मगर स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ पावर डिस्ट्रीब्यूट करके दिया गया है ताकि वो अपने स्टेट के लेवल पे कुछ डिसीजन जो है वो खुद से ले सके। ठीक है, तो फेडरलिज्म जो है ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का एक की फीचर है। ठीक है, उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन्स। अब जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया है कि हम क्या देंगे, लोगों को वोट करने का हक देंगे। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मतलब वोट देने का हक मिलना, उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी एक की फीचर है, क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? लोगों को वोट देने का हक देना। व्हेन दे वी आर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फील दैट द फ्रीडम स्ट्रगल हैड प्रिपेयर्ड द masses for universal adult suffrage and that this would help encourage democratic mindset and break the clutch of traditional caste, class, gender hierarchies. This means that the people of India have a direct role in electing their representative. इसका मतलब ये है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये है कि लोगों को ये हक है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद इलेक्ट करे वोट के ज़रिए। ठीक है, तो इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है कास्ट को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, रिलीजन को लेकर। जब 18 ईयर्स हो जाएंगे, है ना, 18 ईयर्स के हो जाएंगे, उससे अबव हो जाएगा तो क्या होगा, लोगों को हक मिलेगा, वोट देने का हक मिलेगा। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होता है। ठीक है, तो ये हक जो है किसने दिया? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, और ये जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का एक की फीचर है। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी सेपरेशन मतलब अलग, पावर को अलग करना। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो है गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स होते हैं? 3 ऑर्गन्स। कौन कौन से? एक है लेजिस्लेचर, ठीक है, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। ये तीनों क्या है? गवर्नमेंट का ऑर्गन्स है, यानी कि पार्ट है। अब देखो, लेजिस्लेचर में क्या होता है? कानून बनाया जाता है। ठीक है, लेजिस्लेचर क्या करता है? टू मेक लॉ, यानी कानून बनाया जाता है। एग्जीक्यूटिव में क्या होता है? कानून को, जो लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, लागू करना। ठीक है, और जुडिशरी में क्या होता है? अब ये जो कानून बनाया है वो ठीक से लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है वो देखना। ठीक है, अब इन तीनों को पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट करके, पावर जो है तीनों का अलग अलग है। ठीक है, द लेजिस्लेचर रेफर्स टू आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। उसमें रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो क्या करेंगे? कानून बनाएंगे। एग्जीक्यूटिव जो है थोड़ा सा स्मॉल ग्रुप होगा जो क्या करेंगे? उस कानून को इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे। ठीक है, और जुडिशरी में क्या होगा? रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट इन दिस कंट्री। कोर्ट आते हैं ना, जो हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, जज, वकील, ये सारा जो है किस में आता है? जुडिशरी में आते हैं। ठीक है, जो क्या देते हैं? लोगों को जस्टिस देते हैं। In order to prevent the misuse of power by any branch of the state, the Constitution say that each of these organs should exercise different powers. अब जो है कोई भी ब्रांच यानी कि कोई भी ऑर्गन पावर का मिसयूज ना करे, इसलिए अलग अलग 3 ब्रांच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, इसका अलग से पावर होगा, इसका अलग से पावर होगा, इसका अलग से पावर होगा। ठीक है, तो मान लो इसने अपने पावर को मिसयूज़ किया, तो इसने यहीं तक किया, मगर ये यहाँ तक इंटरफेयर इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें इसका इंटरफेयर नहीं होगा।
ठीक है। मान लो इसने कुछ पावर जो है मिसयूज़ किया, मगर यहाँ तक आएगा, ये जो है क्या इसमें इसका इंटरफियर जो है वो नहीं होगा, ठीक है। Through this, each organ act as a check on the other organ of the state and this ensure the balance of power between all three. हाँ, इसमें होगा कि हाँ, ये देखें, इसका जो है ये देखेंगे, इसका जो है ये देखेंगे, ये तीनों दोनों का जो है ये देखेंगे, तो इसमें कोई भी ऑर्गन पावर को मिसयूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। वो होता है सेपरेशन ऑफ पावर। तो पावर को सेपरेट करके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, और ये सेपरेशन ऑफ पावर जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का एक की फीचर है, ठीक है। फिर उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड किया गया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। फंडामेंटल राइट्स मतलब जो बेसिक जो हक होता है, राइट्स होता है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। The Constitution thus guarantee the rights of individual against the state as well as against other individual. फंडामेंटल राइट्स यानी कि लोगों को, इंडिया के सिटीजन्स को कुछ राइट्स मिलते हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया गया है। आप उसको जो है देने से कोई मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। अगर ये नहीं मिल रहा है तो हम कोर्ट तक जा सकते हैं, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी हम जा सकते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स हमें क्या करते हैं, लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं किससे, गवर्नमेंट से और दूसरे इंडिविजुअल से, दूसरे लोगों से, ठीक है। तो हमें कुछ बेसिक राइट्स मिलते हैं, कितने, 6 फंडामेंटल्स यहाँ पे दिया गया है। 6 फंडामेंटल कौन कौन से हैं वो आप ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी नंबर 1 पे है, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है। ये जो है 6 फंडामेंटल राइट्स है जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया के सिटीज़न को दिया है, ताकि हम क्या रहे, प्रोटेक्ट रहे, सेफ रहे, किससे, गवर्नमेंट से या दूसरे इंडिविजुअल से, ठीक है। कोई भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी न करे, ठीक है। साथ में फंडामेंटल राइट्स के साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी दिया गया है, ठीक है। ये सारे हम अलग अलग चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। अब है नेक्स्ट, जो लास्ट जो है, जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का जो की फ़ीचर है वो है सेक्युलरिज़म। सेक्युलरिज़म, उसमें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है, इंडिया जो है एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर मतलब सेक्युलर स्टेट जो है वो स्टेट होता है जहाँ पे अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग रहते हो। अब जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये बताया है कि हमारा रिलीजन जो भी हो, ये हमारा हक है कि हम अपने रिलीजन को फॉलो करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मान लो, एग्ज़ाम्पल ले लो, अगर इंडिया में हिंदू ज़्यादा होंगे, हिंदू का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। मान लो जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होगा उसका जो रिलीजन जो है वो हिंदू होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंट्री में दूसरे जो रिलीजन के लोगों रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों को ये बोले कि तुम लोग हिंदू रिलीजन फॉलो करो, तुम लोग अपना रिलीजन जो है वो नहीं कर सकते, फॉलो नहीं कर सकते, वर्शिप नहीं कर सकते, जो रिलीजियस हमारा जो कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं उसको नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि हमारा जो भी रिलीजन हो, चाहे उसका नंबर, उसका पॉपुलेशन ज़्यादा हो या कम हो, वो मैटर नहीं करता, जो हमारा रिलीजन हो वो हमें अपना रिलीजन जो है फॉलो करने का पूरा हक है, हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको फॉलो करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये जो हक जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, तो उसके ख़िलाफ़ हम कोर्ट तक जा सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है की फ़ीचर जो है वो क्या है, सेक्युलरिज़म है।
सेक्युलर अलग अलग तरह के है ना, तभी तो अलग अलग रिलीजन के लोग अलग अलग अपने रिलीजन के हिसाब से हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, हम रिलीजन के हिसाब से हम अपना कल्चर्स ट्रेडिशन जो है वो परफॉर्म करते हैं, मगर उसको रोकने वाला कोई नहीं होता है। क्यों रोकेंगे? क्योंकि वो हमारा हक है, क्योंकि हमें वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया गया है ना। तो ये बताया गया है। तो ये 5 जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर्स है, मेन पार्ट है, ठीक है। जैसे कि कौन कौन सा, एक है फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स, फंडामेंटल राइट्स और सेक्युलरिज्म, ठीक है। ये जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया बोला गया है द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन above involve complicated ideas that are often not easy to। अब ये जो मैंने आपको अभी भी समझाया कि कौन कौन सा है, ये फीचर्स जो अभी अभी समझाया, तो उसको समझना, आपके समझ में आ जाना जो है वो थोड़ा बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। मगर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बुक में पूरे जब हम हायर क्लास में जाएंगे, अलग अलग जो है पॉइंट को हम अलग अलग उसको ज़्यादा हम एलाबरेट करके, यानी कि ज़्यादा डिटेल से हम समझेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मैम ने 7th क्लास में मैम ने मुझे ये 8th क्लास में ये मैम ने मुझे ये पढ़ाया था, हाँ इसका मतलब ये है, ठीक है। सेक्युलरिज्म क्या होता है, फंडामेंटल्स के बारे में हम डिटेल से हम करेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में हम करेंगे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, या ठीक है, ये सारे हम डिटेल से हम करेंगे तो आपके समझ में ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। थैंक यू।